अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। 2 मिनट तक वेट कर लें, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने चेक करने हैं। नहीं, इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग का फ़ायदा नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपने लिखा कैसा है। अगर आपने टू द पॉइंट आंसर दिया है, बेशक अपनी वर्डिंग में दिया है, तो ठीक है, फिर तो कोई उसमें नहीं कटते नंबर। लेकिन अगर एक बंदा बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे और कुछ फजूल सा लिखा हुआ है, तो फिर उसके तो मार्क्स बनते भी नहीं है ना। तो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखा है। देखें, अब 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि बोर्ड का जो लॉन्ग होता है वो 8 नंबर का होता है, तो हाफ होना चाहिए उसका, जो कुछ भी आप वहाँ पे लिखते हो। देखें, 2.5 के अलावा 1.5 भी बहुत होती है। अगर आपने उसमें कंसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर दे दिया है, तो वो मैं चेक करके ही बता सकूंगा कि किसने क्या लिखा है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्डिंग के बीच में गैप दे के लिखते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा वो लगता है कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा करीब करीब लिखते हैं, तंग लाइनों पर लिखते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है उनका थोड़ा सा और हिसाब होता है, वो देख के पता चलेगा कि किसने क्या लिखा हुआ है। एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर हमारा है। अच्छा, 1 सेकेंड जी। आपको स्क्रीन शो होगी ये? ओके ओके। आज की जो हमारी पढ़ाई है वो है रिलेटेड टू सिग्नल्स ट्रैवलिंग इन द ट्रांसफ़र मीडियम। उर्दू में अगर बताऊं तो जो तारों के अंदर से सिग्नल गुजर रहे होते हैं, उनकी जो ट्रांसफ़र की टेक्निक होती है, उस पे हमने बात करनी है। अ, मेरा वाइट बोर्ड, एक मिनट मैं कनेक्ट कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके जी। सो जो हमारा आज का लेक्चर है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 7, और टॉपिक जो है ये हमारे पास है बेस बैंड वर्सेस ब्रॉड बैंड, बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। सो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जब हम किसी भी सिग्नल की बात कर रहे होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। क्या चीज़ नहीं समझ आई? क्या चीज़ नहीं समझ आई? नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया ना, अभी तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा है। जी, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेस बैंड और ब्रॉड बैंड के बारे में। लेकिन इससे पहले हम सिग्नल्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो सिग्नल्स हैं एक्चुअली वो कितनी किस्म के थे। देखें, बाकी सबको अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो ये आपका आई थिंक सो इंटरनेट का इशू है। आप रीजॉइन करके चेक कर लें एक दफ़ा, मे बी आपका इशू सॉल्व हो जाए, क्योंकि मेरे पास से इंटरनेट की कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। तो जिसको कायनात अख्तर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, कायनात अख्तर, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा,
यानी बाकियों को आ रही है, तो जिनको नहीं आ रही वो काइंडली रीज्वाइन करके एक दफ़ा चेक कर लें। ओके जी, सो हमारे पास जो बेस बैंड और ब्रॉड बैंड का टॉपिक है, उससे पहले हमने सिग्नल्स का एक दफ़ा पढ़ना है कि सिग्नल जो है वो कितनी किस्म के थे, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। तो सिग्नल हमारे पास जो थे वो दो तरह के थे, एक हमारे पास था डिजिटल सिग्नल और एक हमारे पास था एनालॉग सिग्नल। सो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस था? देखें, जो डिजिटल सिग्नल था उस पे ये हमारे पास होता था कि जो भी हमने डेटा प्रेजेंट करना होता था वो लाइन के एक ही साइड पे होता था, यानी कि उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती थी। तो डिजिटल सिग्नल जो है वो हमारा, ये जो ऊंची ऊंची जगह थी इनको हम 1 से रिप्रेजेंट करते थे, और यहाँ पे जो नीचे जो वैल्यूज़ हैं इनको हम 0 लिखते थे। तो ये हमारे पास सिंपल एक डिजिटल सिग्नल जो है इस तरह से उसकी शेप हुआ करती थी। जबकि जो एनालॉग सिग्नल है उसका थोड़ा सा एक अलहदा हिसाब किताब था। जो एनालॉग सिग्नल है उसमें हमारे पास एक ही टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज़ भी हो सकती थी। तो एनालॉग सिग्नल जो है उसकी शक्ल किस तरह से हमारे पास होती थी? देखें, एनालॉग सिग्नल जो हमारे पास होता था वो लाइन के दोनों तरफ होता था, यानी कि माइनस वाली वैल्यूज़ भी हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी उसमें होती थी। अच्छा, काइंडली अपने अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर लिया करें क्लास के दौरान, ताकि इंटरफेरेंस ना हो। ओके, सो जो एनालॉग सिग्नल है उसमें ये हुआ करता था कि जो आपके पास पीक वैल्यूज़ हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हों या चाहे वो नेगेटिव में हो, ठीक है, उसके अलावा जो दरमियान में कहीं पे भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ जाती थी तो उसको हम कंफर्म नहीं बता सकते थे कि वो कितनी वैल्यू है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाता कि इस पीक पे कितनी वैल्यू है, तो चलो हम बता भी देते कि यार इधर वैल्यू 1 है, या इधर पूछा जाता है इधर क्या वैल्यू है, तो हम बता देते चलो -1 है। लेकिन इसके अलावा अगर पूछा जाता दरमियान में इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, तो वो हमें नहीं पता होता था। क्यों? क्योंकि एनालॉग सिग्नल में हर लम्हे में, हर एक सेकंड के पता नहीं कितने हिस्से में भी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का बुनियादी फ़र्क था। अब बात ये आती है कि डिजिटल और एनालॉग सिग्नल जो हैं इनको जब हम किसी भी तार के अंदर से भेजते हैं तो ज़ाहिर बात है कितने सिग्नल को भेज रहे हैं, सिग्नल कितनी देर में पहुंच रहा है, इसकी पैमाइश करना तो ज़रूरी है। ठीक है, अब पैमाइश क्यों ज़रूरी है? देखें, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके पास लेट्स से आप बाहर जाते हैं, कोई चीज़ शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपके पास जो है वो ज़ाहिर बात है कोई चीज़ ख़रीदने के लिए एक मखसूस बजट होता है, कुछ पैसे होते हैं। आप अगर वो पैसे दे के कोई चीज़ लेते हैं तो आप एटलीस्ट उसको पैमाइश तो करेंगे कि मैंने उतनी ही चीज़ ली है जितनी मुझे लेनी थी। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको लेट्स से 6 रजिस्टर्स लेने हैं, तो आप दुकानदार को 1000 का नोट देते हैं, आप उससे रजिस्टर्स लेते हैं, तो आप रजिस्टर काउंट तो करेंगे कि आया मुझे 6 के 6 रजिस्टर मिले हैं या नहीं मिले। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ की ट्रांजैक्शन करते हैं या उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आते हैं तो हम उसकी पैमाइश पहले करते हैं। तो सिग्नल के बारे में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो सिग्नल है ये 1 सेकंड के अंदर कितना दूर जा सकता है या कितनी दफ़ा जा सकता है, उसकी पैमाइश बहुत ज़रूरी है। आपको मैं बड़ी सादी सी इसकी एग्जांपल दूंगा। लेट्स से हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट ए जो है पॉइंट बी तक 1 सेकंड में ये सारा फासला तय करेगा। ठीक है, यानी इधर से लेकर और इधर तक ये जो पूरी ड्यूरेशन है ये 1 सेकंड है। अब इस 1 सेकंड के अंदर मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे पास जो सिग्नल बना था डिजिटल वो इस तरह से था। ठीक है, इस तरह से था, यानी उसके अंदर 1 2 3 4 और 5 ऊपर वाली वैल्यूज़ थी और इसी तरह से 1 2 3 4 नीचे वाली वैल्यूज़ थी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो सिग्नल है, चूंकि इसमें ऊपर वाली वैल्यूज़ 5 थी और नीचे वाली वैल्यूज़ 4 थी, तो टोटल वैल्यूज़ इसमें हमने 9 वैल्यूज़ को भेजा है और 1 सेकंड के अंदर 9 वैल्यूज़ गई हैं हमारी। और ये भी हमें पता है कि 0 या 1 जो होता है इसको हम कहते हैं बिट। तो अब चूंकि हमने 1 सेकंड के अंदर 9 बिट्स को ट्रांसफ़र किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सिग्नल है जो कि अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ है, इसकी जो स्पीड थी वो थी 9 बिट्स पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के दौरान इसने 9 बिट्स को ट्रांसफ़र किया है इस डिजिटल सिग्नल ने, ये जो डिजिटल सिग्नल मैंने ऊपर बनाया हुआ है। सो ये हमारे पास पैमाइश का तरीक़ाकार है किसी भी डिजिटल सिग्नल का। ठीक है, अगर कोई डिजिटल सिग्नल किसी तार में ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी,
तो उसकी ट्रैवलिंग के दौरान 1 सेकंड के अंदर अंदर जितने बिट्स वो ट्रांसफ़र करता है उसको हम उसकी स्पीड से मायने रखते हैं। अब ये जो स्पीड है इसको टेक्निकल मानों में अगर बुलाया जाए या अगर इसका जो कंप्यूटर वाला लफ्ज़ है वो बुलाया जाए तो इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो व्हाट इज़ बैंडविड्थ? बैंडविड्थ से हमारी मुराद ये होती है कि 1 सेकंड के अंदर किसी भी सिग्नल के कितने बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड सिंपल बैंडविड्थ। ये तो बात हो गई है हमारे पास उस सिग्नल की जो डिजिटल हो। अगर हमारे पास सिग्नल एनालॉग हो जाएगा तो फिर क्या होगा? देखिए, एनालॉग सिग्नल थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि एनालॉग सिग्नल के अंदर हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ नीचे वाली वैल्यूज़ भी होती हैं। तो मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ये जो अभी मैंने एक सिग्नल बनाया है एनालॉग, इसको इतना सारा सिग्नल प्रेजेंट करने में अगर 1 सेकंड लगा हो, ठीक है, ये जो उसने सिग्नल यहाँ पे बनाया इसमें इसको 1 सेकंड लगा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें चूँकि हमारे पास ये एक साइकिल इतना पूरा हुआ और एक साइकिल इतना पूरा हुआ। अब ये पूछें कि साइकिल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल के अंदर लाइन के ऊपर वाली एक चढ़ाई और लाइन के नीचे वाली जो एक खाई सी होती है, या इसको आप नीचे वाला सर्कल हाफ सर्कल कह लें, इन दोनों को मिला के एक साइकिल बनता है, ठीक है। क्यों कैसे साइकिल बन रहा है? देखिए, ये जो आपके पास लाइन है, आपने इसके ऊपर ये एक बनाया सिग्नल, हाफ सिग्नल क्यों है? क्योंकि लाइन के नीचे वाला हिस्सा इसका भी मिसिंग है, तो ये आपके पास हाफ सर्कल हो गया। फिर आप जब लाइन के नीचे वाला हिस्सा बनाते हैं तो ये अब आपके पास हाफ सर्कल और बन गया। अब अगर इस हाफ सर्कल को और इस हाफ सर्कल को मिलाएं तो ये आपके पास एक फुल सर्कल बन जाएगा, इसलिए हम इसको वन साइकिल बुलाते हैं। सो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो सिग्नल ऊपर है इसमें हमारे पास कितने साइकिल्स हैं। देखें, इसके अंदर एक साइकिल ये है और दूसरा साइकिल ये आपके पास है, तो एक साइकिल और दो साइकिल ये 1 सेकंड में गुजरे हैं। तो हम ये कह सकते हैं रफली कि हमारे पास जो स्पीड है इस सिग्नल की, एनालॉग सिग्नल की, वो है 2 साइकिल्स पर सेकंड। ये हमारे पास इस एनालॉग सिग्नल की स्पीड आ गई, ठीक है जी। इसको भी नापने का जो है वो एक और नाम भी इसको दिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कोई ऐसा सिग्नल आपके पास हो जो 1 सेकंड के अंदर 60 साइकिल पूरे करता हो, या 100 साइकिल पूरे करता हो, या 150 साइकिल पूरे करता हो, तो हम बजाय इसके कि वो इतना लंबा नाम लिखें कि जी 60 साइकिल्स पर सेकंड, बजाय ये पूरा लंबा नाम लिखने के हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं 60 हर्ट्ज़। ये दूसरा तरीका है एनालॉग सिग्नल की जो बैंडविड्थ है उसको शो करने का। आप साइकिल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप लिखना चाहें तो आप हर्ट्ज़ में भी लिख सकते हैं। 60 हर्ट्ज़ या 60 साइकिल पर सेकंड का एक ही मतलब है, 100 हर्ट्ज़ या 100 साइकिल्स पर सेकंड का एक ही मतलब है, ठीक है। तो साइकिल पर सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में हर्ट्ज़ बुलाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया नापने का तरीका दोनों तरह के सिग्नल्स को, ठीक है, डिजिटल भी और एनालॉग भी। डिजिटल जो सिग्नल होता है उसको हम नापते हैं बिट्स पर सेकंड या फिर बाइट्स पर सेकंड में, क्योंकि जो उसका बुनियादी कन्वर्जन का मेथड है वो भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर कोई सिग्नल जिसकी बैंडविड्थ 8 बिट्स पर सेकंड हो, उसको हम ये लिख सकते हैं कि वो इक्वल होगा 1 बाइट पर सेकंड के, क्योंकि हमें ये पता है कि एक जो बाइट होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं। सो इस हिसाब से 8 बिट्स पर सेकंड होना या 1 बाइट पर सेकंड होना एक ही बात है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिग्नल है जिसकी जो स्पीड है वो 1024 बाइट्स पर सेकंड है, तो बजाय इतना लंबा लिखने के हम ये भी लिख सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो 1 KB पर सेकंड है, 1 KB पर सेकंड। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि 1024 बाइट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1 KB के। तो शॉर्ट फॉर्म में फिर हम ज़ाहिर बात है कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 KBPS, यानी 1 किलो बाइट पर सेकंड।
तो डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ को मेजर करके नाप के बताने का जो तरीक़ाकार है उसको हम यूँ लिखते हैं बिट्स पर सेकेंड या बाइट्स पर सेकेंड, और उसके बाद फिर हम उसको कन्वर्ट करते जाते हैं बड़े पैमाने में। इसकी आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो कि कॉमन है बहुत ज़्यादा और आपको जल्दी भी समझ आ जाएगी। वो एग्जांपल ये है कि जब हम वालेकुम सलाम वो एग्जांपल ये है कि जब भी हम किसी भी इंटरनेट कंपनी से कोई भी लेते हैं, डेटा लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने 1 सेकेंड, हमने किसी भी कंपनी से इंटरनेट का डेटा लिया, तो वो जो डेटा हम ले रहे हैं इंटरनेट वाली कंपनी से वो पैकेजेस में हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास ये है कि अगर हम लेट्स से मैं अब जोंग की एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम जोंग वालों को कहते हैं कि हमें 250 रुपीज़ के अंदर आप कोई इंटरनेट पैकेज दें, तो वो हमें बोलेंगे कि आप जो हैं वो 5 GB यूज़ कर सकते हैं फॉर 30 डेज़, 30 दिन के लिए आपके पास 5 GB का जो डेटा है वो अवेलेबल है। तो ये पैकेज वो हमें वो देंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, ये मेरा वाइट बोर्ड एक मिनट सिंक नहीं हो रहा, मैं वो चेक कर लूँ। ओके जी, तो अगर हम मिसाल के तौर पे 250 रुपीज़ के अंदर हमें जोंग वाले कहते हैं कि आपको जो है वो 5 GB का डेटा मिलेगा और वो डेटा आप यूज़ कर सकते हैं इन 30 डेज़, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास कन्वर्जन रेशो है ये किस तरह से है, हमें ये बताया जा रहा है कि 30 दिन मैक्सिमम आपके पास हैं और उस मैक्सिमम टाइम के अंदर आप 5 GB यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम। अब यहाँ पे जो GB में कन्वर्जन है ये अब आप लोगों को मैंने लास्ट टॉपिक 2-3 लेक्चर्स पहले हमारी गुफ्तगू हुई थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि 1 बिट होता है 0 या 1, फिर 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट, फिर 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलोबाइट या 1 KB, और 1024 किलोबाइट होते हैं 1 MB, और 1024 MB होते हैं 1 GB। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास तकरीबन 5126 MB का डेटा या 5 GB का डेटा हम 30 दिन में यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे भी दिनों की कन्वर्जन जो है वो सेकंड से ऊपर चलती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम जो है वो 30 दिन और इतने सेकंड, तो सेकंड का हिसाब फिर हम खुद लगा लेंगे कि कितने सेकंड्स के अंदर हम वो डेटा यूज़ करेंगे। तो इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। अब कंपनी ने आपको बाउंड कर दिया है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर 5 GB का डेटा यूज़ कर सकते हैं, ये बैंडविड्थ कहलाती है। सिंपल कि कितने टाइम के अंदर कितना डेटा आप कंज्यूम करते हैं, इसको कहते हैं बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ की तारीफ हो गई। उसके बाद ये आता है कि आया जो हमारे पास सिग्नल्स हैं वो तारों के अंदर जब ट्रैवल करते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होती है। देखें, दो बातें। एक पहली बात तो ये है कि अगर हम मिसाल के तौर पर ये मैं एक तार बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक तार है। अब इस एक तार के अंदर से अगर मैंने कोई सिग्नल गुजारना है, पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ जब कंप्यूटर सादा हुआ करते थे, उस टाइम पे वीडियोस और तस्वीरें भेजने का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। हमने सिंपल आवाज़ भेजनी होती थी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, या कोई छोटा मोटा कैलकुलेशंस भेजनी होती थी, 1 2 3 भेजना होता था। उस टाइम की बात हो रही है। तो उस टाइम के अंदर हम क्या करते थे कि जो भी हमारे पास सिग्नल होता था विदाउट एनी चेंज हम उसको भेज देते थे। यानी अगर हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल है तो उसको हम बस इस तरह से भेज देते थे कि अब ये तार के अंदर से डिजिटल सिग्नल जो है ये ट्रैवल कर रहा है। हमें डिजिटल सिग्नल को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसा सिग्नल था उठा के तार पे डाल दिया, तार ने उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया। ये कंप्यूटर ए आपके पास पड़ा हुआ था, तो कंप्यूटर ए से लेकर कंप्यूटर बी तक जो है वो सिग्नल आराम से वैसे का वैसा पहुंच जाता था जैसे आप पहुंचाना चाह रहे होते थे। सिग्नल्स की इस तरह की जो ट्रांसफ़र होती थी जिसके अंदर सिग्नल चेंज भी नहीं होता था और एक तार के अंदर से एक सिग्नल जाता था, ये कहलाता था बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल में हम सिग्नल को चेंज किए बिना ही
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते थे। ठीक है, इसकी अलबत्ता ये थोड़ी सी खामी थी कि ये थोड़ा स्लो था और एक वक्त में एक ही सिग्नल जा सकता था। लेकिन अब ज़ाहिर बात है हमारे पास मॉडर्नाइजेशन हुई कंप्यूटर्स की, डिवाइसेस हमारे पास मॉडर्नाइज हो गई। उसके बाद हमारे पास इस तरह से कुछ सिचुएशन थी कि वीडियोस भी जाने लग गई, तस्वीरें भी भेजने लग गए हम लोग, वॉइसेस भी जाने लग गई, टेक्स्ट मैसेजेस भी जो है वो हम सिग्नल्स के थ्रू भेजने लग गए। उसकी एग्जांपल है ना, जैसे अगर आप एक मोबाइल से कोई टेक्स्ट मैसेज या वीडियो या तस्वीर भेजते हो किसी दूसरे बंदे को, तो बजरिया सिग्नल उसको पहुंचती है, क्योंकि आपके मोबाइल से अगर आपने कोई तस्वीर भेजी है तो वो तस्वीर पहले सिग्नल बन जाएंगे, वो सिग्नल जाएंगे मोबाइल टावर पे, मोबाइल टावर से वही सिग्नल फॉरवर्ड होके जाएंगे अगले बंदे के मोबाइल पे जिसको आपने तस्वीर भेजी है, और वहाँ पे उन सिग्नल्स को वो डी कोड करके आपका उस बंदे का मोबाइल और उसको वो तस्वीर दिखा देगा। तो अब हमारे पास चूंकि सिग्नल्स के ऊपर हमने तस्वीरें भी भेजनी है, वीडियोस भी भेजनी है, क्या कहते हैं, वॉइस भी भेजनी है, टेक्स्ट भी भेजना है, तो अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक ही तार में ये सारी चीज़ें जा रही हों। हो सकता था, लेकिन उसका क्या तरीकाकार है। देखिए अब हमने ये किया कि अब हमने वही तार ली जो पहले हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा हमने काम डिफरेंट किया। काम क्या डिफरेंट किया, अब हमने बोला कि यार हमने फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर्स भेजनी है, तो हमने बोला पिक्चर्स को भेजने के लिए हम इस तरह से करते हैं कि जो सिग्नल है ना, उस सिग्नल की जो साइकिल्स बनते हैं वो थोड़े साइकिल्स हम ज़्यादा कर देते हैं एक सेकंड के अंदर। मिसाल दे रहा हूँ कि एक सेकंड के अंदर हम इतने साइकिल्स भेजेंगे, जबकि जो टेक्स्ट हमारे पास है सादा लिखाई या ABC अगर हमने भेजनी है, उसके जो सिग्नल हैं उसके जो साइकिल्स हैं वो हम थोड़े रखते हैं, उसके साइकिल्स थोड़े हुआ करेंगे। जो वीडियोस हमने भेजनी है उसके जो सिग्नल्स हैं उसके अंदर हम जो साइकिल्स हैं वो और भी ज़्यादा करीब करीब कर देते हैं, तो उसके साइकिल्स जो हैं वो हम इतने ज़्यादा कर देंगे कि बिल्कुल जो वेव है या जो बिल्कुल जो सिग्नल है वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाए, आपस में बिल्कुल छोटे छोटे सिग्नल्स बन जाएं। और इसी तरह से अगर हमने कोई, मिसाल दे रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए जो सिग्नल होगा उसके हम दरमियाने से रखेंगे सिग्नल, इतने ज़्यादा भी नहीं होंगे और इतने कम भी नहीं होंगे। तो ये हमने 4 तरह के सिग्नल बना लिए। अब ये जो मैंने हर चीज़ के लिए अलग सिग्नल बनाया है, इस अलग सिग्नल बनाने की टेक्निक को क्या कहते हैं, जिसमें हम सिग्नल्स की ये जो साइकिल्स हैं या सिग्नल्स की ये जो ऊंचाइयां और गहराइयां इनको हम चेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिकली कि ये टेक्निक हमारे पास कहलाती है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। ये हमारे पास क्या कहलाती है जी, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो अपने मतलब के लिहाज से, उसको हम FDM बुलाते हैं। अब हमने कैसे चेंज की, देखिए हमने तस्वीरें भेजनी थी तो हमने एक सेकंड के अंदर बहुत सारे सिग्नल, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी भेजना शुरू कर दी, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मुराद बाय द वे पता क्या चीज़ है, ये जो आपके पास सिग्नल होता है ना, उसके अंदर ये जो एक ऊपर वाली लहर और एक नीचे वाली लहर होती है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी 1, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा सिग्नल हो कि पूरे एक सेकंड के अंदर उसमें सिर्फ एक ऊपर वाली लहर और एक नीचे वाली लहर बने, तो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1 होगी, 1। तो अब हमारे पास इसी तरह से ये जो ऊपर 4 मैंने आपको डिफरेंट सिग्नल्स बना के दिखाए हैं, पिक्चर, टेक्स्ट, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स के, इसमें हर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग है, क्योंकि सारे सिग्नल्स एक सेकंड में डिफरेंट ऊपर साइकिल्स जो हैं वो पहुंचा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे जो पिक्चर वाला सिग्नल है, ये एक सेकंड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइकिल्स पहुंचा रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हर्ट्ज़। जबकि जो टेक्स्ट वाला सिग्नल है ये वाला, ये एक सेकंड में 1 2 3 सिग्नल पहुंचा रहा है, या सॉरी 3 साइकिल्स पहुंचा रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 हर्ट्ज़। जो वीडियो वाला है ये उससे भी ज़्यादा, और जो डॉक्स वाला है वो थोड़ा सा दरमियाने लेवल का है। तो अब हमने हर चीज़ के लिए डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं वो तैयार करना शुरू कर दिए। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि अब हम ये सारे के सारे सिग्नल एक ही तार के ऊपर भेज सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास पहले ये जो तार थी, ये वाली तार, इसके अंदर अब हम एक ही सिग्नल भेजना शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर हम पिक्चर वाला सिग्नल भी भेजेंगे। पिक्चर वाला सिग्नल ये मिसाल के तौर पे जा रहा है। अब इसी सिग्नल के ऊपर जो है वो हम टेक्स्ट वाला भी भेजेंगे, ये टेक्स्ट वाला भी जा रहा है। फिर इसी के ऊपर हम वीडियो वाला भी भेजेंगे, ये वीडियो वाला सिग्नल जा रहा है। ठीक है, ये वीडियो वाला सिग्नल भी इसी के साथ जा रहा है। और इसके ऊपर डॉक्स वाला भेजेंगे, ये डॉक्स वाला सिग्नल भी हमारे पास जा रहा है। तो ये एक ही तार में मल्टीपल सिग्नल्स जा रहे हैं। तो मल्टीपल सिग्नल्स जब अगले कंप्यूटर तक पहुंचेंगे तो वो कंप्यूटर खुद ही इन सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी की बेस पे अलग अलग करके
और फिर उसके बाद पहचान लेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ आपके पास जो है वो टेक्स्ट है, कौन सी चीज़ वीडियो है, कौन सी चीज़ इमेज है, वगैरह वगैरह। चूँकि तार एक ही है और सिग्नल सारे इकट्ठे जा रहे हैं, तो आगे वाली डिवाइस खुद ब खुद फ्रीक्वेंसी की बेस पे, FDM की बेस पे सिग्नल्स को अलग-अलग करके आपको जो भी चीज़ आपने देखनी है वो आपको दिखा देगी। तो इस तरह से अगर जो सिग्नल हम यूज़ करते हैं जो कि एक ही तार के अंदर एक ही वक्त में बहुत सारे सिग्नल्स पहुंचाता है, उस तरह के सिग्नल को हम कहते हैं कि ये सिग्नल हमारे पास है जी ब्रॉड बैंड सिग्नल। ब्रॉड बैंड सिग्नल्स। अच्छा, ब्रॉड बैंड सिग्नल्स क्या थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये बेस बैंड से ज़्यादा तेज़ होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि एक ही वक्त में एक ही तार पे मल्टीपल सिग्नल्स आप भेज सकते हो। बेस बैंड में क्या था, एक वक्त में एक तार पे एक सिग्नल आप भेजते हो, जैसे रेडियो होता है। अब अगर आप रेडियो 100 FM 100 सुन रहे हो तो FM 100 के ऊपर ही आप FM 103 नहीं सुन सकते, तो वहाँ पे एक ही चीज़ थी। लेकिन अगर आप जोंग के नेटवर्क से या यूफोन के नेटवर्क से या मोबिलिंक के नेटवर्क से कनेक्टेड हो, तो आप उसी एक ही मोबिलिंक के सिग्नल पे ही तस्वीरें भी किसी को भेज सकते हो, मैसेजेस भी भेज सकते हो, वीडियोस भी भेज सकते हो, पिक्चर्स भी भेज सकते हो। सो वो हमारे पास होता है ब्रॉड बैंड सिग्नल, इसलिए हम इसको ब्रॉड बैंड कहते हैं। तो ये हमारे पास था जी आज का टॉपिक, कि जिसके अंदर हमने मैं दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा है सबसे पहले तो हमने बात की है कि सिग्नल्स जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। तो हमने देखा कि सिग्नल जो होते हैं वो दो तरह के हैं, डिजिटल एंड एनालॉग। और जब हम इनको नापते हैं, इनकी पैमाइश करते हैं, तो पैमाइश करने के बाद निकलती है इनकी फ्रीक्वेंसी या इनकी बैंडविड्थ कि एक सेकंड में कितना डेटा जा रहा है। तो जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ को हम बिट्स में नापते हैं या बाइट्स में। जो एनालॉग सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हम नापते हैं साइकिल्स में या हर्ट्ज़ में। फिर ये थोड़ी सी हमने कन्वर्जन किया है कि किस तरह से जो आपके पास डिजिटल सिग्नल है उसको हम बड़े पैमानों में लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हम बिट्स पर सेकंड में नापते हैं या BPS में नापते हैं, लेकिन अगर हमें KBPS या MBPS या GBPS में लिखना पड़ जाए तो वो कन्वर्जन कैसे होगी। उसके बाद हमने ये देखा कि बेस बैंड सिग्नल जो होता है वो क्या होता है। तो बेस बैंड सिग्नल को हमने देखा कि एक वक्त में एक तार में अगर एक सिग्नल जा रहा हो तो वो बेस बैंड सिग्नल होगा। फिर हमने ये देखा कि ब्रॉड बैंड सिग्नल क्या होता है। तो अगर एक वक्त में एक तार में बहुत सारे सिग्नल्स जा रहे हों तो वो हमारे पास ब्रॉड बैंड सिग्नल कहलाता है। और ब्रॉड बैंड सिग्नल हम कैसे बनाते हैं, FDM के थ्रू। FDM क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी फ्रीक्वेंसी की जो रिपीटिशन है या किसी भी सिग्नल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करके अपनी मर्जी के हिसाब से सिग्नल बनाना FDM कहलाता है। तो ये हमारे पास ब्रॉडबैंड सिग्नल था। ब्रॉडबैंड सिग्नल्स ज़्यादा तेज़ होते हैं बनिस्बतन बेस बैंड के, और इसमें एक ही तार में एक वक्त में बहुत सारे सिग्नल्स इकट्ठे जा सकते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो वो अभी पूछ लें, उसके वरना फिर हम नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। ओके जी, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मंडे से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। और लेक्चर रिकॉर्डेड है, ये इंशाल्लाह ताला मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा।